कौन कहता है प्रभु खाते नहीं, तुम शबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है प्रभु नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं। कौन कहता है आसमां में हो सकते छेद नहीं, तुम तबीयत से पत्थर उछालते नहीं। दिस इज व्हाट इंदिरा इज। एक ऐसी बच्ची जिसके पास भौतिक सुविधाएं तो थी, परंतु ना माँ बाप की देखभाल थी, पिता जेल में थे, माँ स्वस्थ थी और दादा भी देश के कार्यों के लिए या तो जेल में रहते थे या आंदोलन में रहते थे। और एक ऐसी बच्ची जिसने अपने गुड्डे गुड्डियों को अपना श्रोता मानकर अपने भाषणों की तैयारी की। एक ऐसी बच्ची जिसने जब देश में स्वदेशी की बात चली तो गुड्डे गुड्डियों से ज़्यादा प्यार बच्चों को होता नहीं, तो किसी ने कहा कि तुम्हारे गुड्डे गुड्डी भी तो विदेशी हैं। डॉल्स जो थी वो फॉरेन डॉल्स थी। तो इंदिरा ने जब लोग विदेशी वस्तुओं की होली जला रहे थे तो अपने गुड्डे गुड्डी को भी उस होली में डाल दिया। कहने को ये बात आसान है, परंतु है बहुत मुश्किल। देश के स्वाधीनता आंदोलन में अपने पिता, अपने दादा, अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। और एक ऐसी बच्ची जिसका शिक्षा में कोई रुझान नहीं था, परंतु सामान्य ज्ञान की चीजों में इतना रुचि थी और इतनी इच्छा थी उन्हें जानने की कि जगह जगह पर घूमने जाती थी और स्वयं से देखती थी कि मुश्किलें क्या है। 1947 में जब भारत बटा, लॉर्ड माउंटबेटन ने इधर से नेहरू जी को कहा, उधर से जिन्ना को कहा और महात्मा गांधी को कहते रहे कि देश बटेगा नहीं, परंतु फिर भी देश बटा। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन नोआखली में मुसलमानों की सेवा कर रहे थे और इंदिरा दिल्ली में लगे कैंप में जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे उन लोगों की सेवा कर रही और अपने घर को भी पूरे कैंप में तब्दील कर दिया। वहां से शुरू हुई इंदिरा की आजादी के बाद की दास्तान। और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने स्वयं से इंदिरा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। जब इंदिरा पार्टी की अध्यक्ष बनी तो पार्टी के अंदर से विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि इंदिरा ने परिवारवाद, नेहरू ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, परंतु इंदिरा ने अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुछ ऐसे कार्य किए जो देखने लायक थे। सबसे पहला कि मुंबई राज्य था उस समय और मुंबई में गुजराती और मराठी दोनों तरह के लोग रहते थे और अक्सर उनके आपस में झगड़े होते रहते थे। तो इंदिरा ने सबसे पहला डिसीजन जो गवर्नमेंट से करवाया वो ये करवाया कि मुंबई स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया। एक बना गुजरात,
एक बना महाराष्ट्र। और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र ने जितनी तरक्की की वो हम सबके सामने है। इसलिए आज हम कह सकते हैं, उस समय भले ही लोगों ने विरोध किया हो, आज हम कह सकते हैं कि इंदिरा का ये फैसला कि मुंबई को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, गुजरात और महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही था। दूसरा, उस समय केरला में कम्युनिस्टों का जोर बढ़ रहा था। आज भी देयर आर ओनली 2 पार्टीज, कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस। और केरला में अराजकता बढ़ रही थी। भारत में प्रजातंत्र था, परंतु केरला इस चीज को मानता नहीं था। इट वॉज इंदिरा हु टुक द स्टेप टू प्रोमलगेट प्रेसिडेंट्स रूल इन केरला। दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। ये इंदिरा जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी तब हुआ। और उसके बाद जब सेकेंड टाइम इंदिरा कांग्रेस की अध्यक्ष इलेक्ट हुई तो लोगों ने फिर विरोध किया। और 1 साल के बाद इस विरोध के चलते इंदिरा ने रेजिग्नेशन दे दिया। दैट इज व्हेन नेहरू वॉज अलाइव, नेहरू जिंदा थे। ये तब की बात है। नेहरू जी की मृत्यु हुई, लोग इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, बट इट वॉज इंदिरा जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने में मदद की। अन्यथा कामराज, मोरारजी देसाई, ये सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, परंतु इंदिरा ने जमीन से जुड़े व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने में मदद की। और जब लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में इंदिरा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रही। ये इंदिरा का समय ही था कि आकाशवाणी को और मनोरंजक बनाया गया। और उस आकाशवाणी में इंप्रूवमेंट का फायदा था कि 1971 में जब आशा का गाना चला है, मेरे वतन के लोगों, उस गाने ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर विजय दिलाई 1971 में। ये आकाशवाणी में स्वीपिंग चेंजेस जो इंदिरा लाई, उसका परिणाम था। उसके बाद शास्त्री जी की मृत्यु हुई, इंदिरा प्रधानमंत्री बनी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों ने ये कहा कि इंदिरा इलेक्टेड नहीं है। लोगों ने कहा जवाहरलाल नेहरू की फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां से चुनाव लड़ो, पर इंदिरा ने फूलपुर से चुनाव नहीं लड़ा। इंदिरा ने अपने लिए नई कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली चुनी, रायबरेली से चुनाव लड़ा और लोगों के विरोध के बावजूद इंदिरा चुनाव जीती। उसके बाद कांग्रेस में एक सिंडिकेट बन गया जिसमें कामराज, मोरारजी देसाई, ये सब लोग इकट्ठे हो गए और इंदिरा के विरोध में खड़े हो गए। इंदिरा ने तब कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने इस देश की नीयत और नीति को बदलाव किया। सबसे पहला, इंदिरा ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ना हुआ होता तो इस देश की आर्थिक स्थिति, इस देश में ना तो औद्योगिक क्रांति आती और ना ही इस देश की दशा ऐसी होती। दूसरा, इंदिरा ने राजाओं के प्रीवी पर्स, राजा लोग इतना पैसा ले जाते थे सरकार से, प्रीवी पर्स जिसे बोलते थे, उसको समाप्त किया, उस पैसे से गरीब लोगों को पैसा दिया। तीसरा, इंदिरा ने सीलिंग एक्ट, हदबंदी, जिनके पास, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन थी और किसी के पास कुछ भी नहीं था, तो इंदिरा ने सीलिंग एक्ट लगाया। किसी स्टेट में 25 एकड़ की सीमा तय की गई, किसी में 35, किसी में 50, कि इससे ज्यादा भूमि कोई इंडिविजुअल रख नहीं सकता। और जो बची भूमि थी वो सरकार ने लेकर भूमिहीनों में बांटी। यदि ये कार्य तब ना किए होते
तो जो आज इस देश की दशा है वो ऐसी है। उसके बाद इंदिरा ने बैंकिंग, इसका बीमा का, इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया। आप आज सोचो देयर आर 100 अदर कंपनीज बट नथिंग टू ट्रस्ट बेटर देन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने कुछ दिन पहले एक नेशनलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, वी आर बैक ट्रैकिंग नाउ, हम फिर से लिबरलाइजेशन के नाम पर डी नेशनलाइजेशन of banks, denationalization of insurance companies, we are going towards that, but that will be dangerous to the India. Similarly, coal policy she made. आज अगर हम कोल घोटाले की बात सुनते हैं, यदि हम इंदिरा के किए कार्यों पर चलते तो शायद ये कोले के घोटाले नहीं होते। She was the one who made national coal policy. इस तरीके से इंदिरा का जो विजन था देश के लिए, वो भविष्य के लिए था, जो उस समय के लोगों को समझ में नहीं आया और लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध किया। इस विरोध के चलते इंदिरा ने पुनः चुनाव करवाए 1 साल पहले, और वो 1 साल पहले चुनाव करके फुल मेजॉरिटी ली, और उसके बाद जितने ये लोग सिंडिकेट बना के घूम रहे थे सबको एक एक करके ठिकाने भी लगाए, और न केवल देश के भीतर अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाया, 1971 की लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाया। हालात ये थे कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, यहां पर पाकिस्तान की सेनाएं रोज आतंक मचाती थी, रोज बलात्कार की घटनाएं, रोज मर्डर की घटनाएं, छोटे छोटे बच्चों को सूली पर लटकाने की घटनाएं, महिलाओं के स्तन काटने की घटनाएं, अनेक जघन्य अपराध पूर्वी बंगाल में हो रहे थे। और पूर्वी बंगाल से लोग हिंदुस्तान में माइग्रेट कर रहे थे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में माइग्रेट कर चुके थे। उनके खाने की सुविधा, उनके रहने की सुविधा, ये सब इंदिरा ने उपलब्ध कराई, पर इंदिरा से आगे बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। तो इंदिरा ने JS अरोड़ा के नेतृत्व में तो बांग्लादेश पर अटैक किया, और बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी बनी थी उस समय मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, क्योंकि जो 1 करोड़ लोग बाहर आने लगे, इन्होंने अपनी सेना बनाई मुक्ति वाहिनी के नाम से। उस मुक्ति वाहिनी की मदद से बांग्लादेश पर अटैक किया, इधर से पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। दोनों तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया। 13 दिन युद्ध चला और 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान के सैनिकों के आगे हथियार डाल दिए। जनरल नियाजी वॉज द लीडिंग कमांडर ऑफ द पाकिस्तान फोर्सेस एंड 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स दे सरेंडर्ड। इस सरेंडर के बाद इंदिरा समझौता करने पहुंची, पाकिस्तान के सारे सैनिक वापस और बांग्लादेश को आजाद। एक इंडिपेंडेंट कंट्री खड़ा कर पाई इंदिरा। अमेरिका जैसे लोग नॉर्थ वियतनाम को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए इतने शक्तिशाली होने के बावजूद, बट इंदिरा, ना तो हमारी फौजें उस समय इतनी शक्तिशाली थी, परंतु इंदिरा का आत्मिक बल इतना शक्तिशाली था कि उसमें हिम्मत थी, उसमें साहस था और लड़ने की क्षमता थी। सिंगल हैंडेड लीडरशिप शी प्रोवाइडेड टू द आर्मी एंड टू द जनरल मानेकशॉ शी सेड, फ्री हैंड टू यू, जस्ट गो एंड किल देम एंड विन देम। Single-handedly she could do it without the support from the internal political parties. This is Indira. Then 75, she lost an election petition. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमे में फैसला दे दिया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो रद्द किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बनाए रखी, लोग इस्तीफा मांग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रह सकती। परंतु उस समय गुजरात में छात्रों के दंगे, छात्रों का रोष, बिहार में छात्रों के दंगे, केरला में दंगे, आंध्रा में दंगे, सब तरफ दंगे इतने बढ़ चुके थे कि कहीं पर ऐसा प्रतीत ही नहीं होता था कि कोई सरकार है। अराजकता फैल रही थी, सिविल वॉर की पोजीशन आ गई थी। उस समय इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन इंडिया, एंड इन इमरजेंसी फ्यू पीपल दे एक्सीडेड देयर राइट्स। इमरजेंसी में यदि आप रूल की बात करो, यदि आप शासन की बात करो, तो बिलीव मी इट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। परंतु यदि ज्यादतियों की बात करो तो इट वाज द ब्लैक पीरियड ऑफ इंडिया। ज्यादतियां सिर्फ हुई किस रूप में? उस समय फैमिली प्लानिंग का जोर चला, नसबंदी का जोर चला, और बिना शादीशुदा लोगों की नसबंदियां की गई, हनीमून पर जोड़ा जा रहा है उनकी नसबंदियां की गई, बूढ़े लोग जो 70 साल एक्सीड कर गए हैं उनकी नसबंदियां की गई, जोर जबरदस्तियां हुई। और जब कोई भी शासन ऐसा करने लगता है तो जनता से आवाज आनी स्वाभाविक है। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, बट नॉट बिकॉज कि जो शासन था वो किसी तरीके से। इमरजेंसी में मैंने लोगों को देखा पूरे 9 बजे अपने ऑफिस में, 5 बजे से पहले कोई हिलता नहीं था, लंच के लिए कोई घर नहीं जाता था, रिश्वत के नाम पर लोग कांप जाते थे, कोई रिश्वत लेने के लिए तैयार नहीं होता था। आपका काम दफ्तर में जितनी स्पीड और जितनी जल्दी और जितने नियम से होता था शायद ही कभी होता हो। दिस इज अ पीरियड विच वी हैव सीन 75 to 77, क्योंकि उस समय जो डर था लोगों के मन। मुझे याद है हम सरकारी कॉलोनी में रहते थे, घरों से नौकर सबके वापस अपने अपने काम पे चले गए थे। घरों में जो कपड़े सुखाने की तारें भी अगर सरकारी लगी थी ना तो वो भी उतार उतार के लोगों ने वापस जमा करा दी। ऐसा शासन का भय था और इस तरीके की सुव्यवस्था थी। मैं तो इसको सुव्यवस्था कहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में आदत पड़ चुकी है कि हम सिर्फ फियर मोटिवेशन से काम करते हैं, हम डर से काम करते हैं, बिना डर के हम काम भी नहीं करते। यदि ऐसा नहीं होता तो तुलसीदास लिखते नहीं, भय बिन होए न प्रीति। इस हिंदुस्तान में यदि प्यार भी होता है तो डर से होता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो रामचंद्र जी भी बहुत दूरदृष्टा थे। वो भरत को खड़ाऊ नहीं देते कि जाके मेरे राज में रख देना, कुछ और भी दे सकते थे, मुंदरी भी दे सकते थे, चेन भी दे सकते थे, कोई और चीज भी दे सकते थे। खड़ाऊ दी क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये देश जूते से चल सकता है। हम आदी हो गए हैं, ऐसा नहीं, हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हमने हजारों साल की गुलामी देखी। कितने लोग हैं, हम अपने में से इवैल्यूएट करें, हम 125 हैं, 125 में से 20% लोग ऐसे होंगे जो अगर पूछा ना जाए तो समय से आएंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। Therefore, democracy is for people who are self-disciplined. Those who are not self-disciplined, they are bound to have dictatorship. Therefore, emergency was the golden period. Because उस समय dictatorship थी, डर के मारे लोगों ने काम किया। यदि यही काम हम बिना डर के करने लगे तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाए। इसीलिए विवेकानंद ने कहा कि हमें आत्म जागृति का काम करना है, कि हमें लोगों को जगाना है, लोगों की आत्मा को झकझोरना है। लोगों को कोई डिग्रियां नहीं देनी, लोगों को कोई BA MA PhD नहीं करानी, लोगों की आत्मा जगानी। और जिसकी आत्मा जागती है वही व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए कार्य भी करता है। और इंदिरा गांधी भी एक सेल्फ रियलाइज्ड लेडी थी। आनंदमयी मां से संपर्क रहा, आनंदमयी मां के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी बिताई। एंड शी वेंट टू सो मेनी पीपल अराउंड। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से अच्छे संबंध थे,
आत्मिक जगत के जितने भी लोग थे, इंदिरा ने उनका आदर किया और उनसे सीख ली, और इसी चीजों ने इंदिरा को बड़ा बनाया। और उसके बाद पंजाब की घटनाएं, पंजाब में अलगाववाद फैला। यह पता लग चुका था कि पाकिस्तान की फौजें, जैसे हिंदुस्तान ने पूर्वी बंगाल पर अटैक किया और बांग्लादेश बनवाया, तो पाकिस्तान भी इस कुंठा से पीड़ित था। पाकिस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान का कोई टुकड़ा अलग किया जाए। पाकिस्तान ने पंजाब में अलगाववादियों को हवा दी, और केजीबी से ये पूरी इंफॉर्मेशन थी गवर्नमेंट के पास। 5 तारीख को पाकिस्तान की फौजें पंजाब पर अटैक करेंगी, खालिस्तान का झंडा गोल्डन टेम्पल में लहराया जाएगा और खालिस्तान को आज़ाद घोषित किया जाएगा, और पाकिस्तान पहला ऐसा देश होगा जो उसे मान्यता देगा। इस चीज़ को रोकने के लिए इंदिरा ने एक कड़ा फैसला लिया और फौजियों को गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करा दिया। इसकी पीड़ा भी लिखी इंदिरा ने स्वयं लिखा कि मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है, परंतु देश के लिए कोई चारा नहीं। देश के आगे यदि मेरे को धर्म के लिए कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़े जो धर्म विरोधी भी हों, तो मैं इनको करने के लिए तैयार हूं, परंतु देश मेरे लिए पहले। और फौजों ने, आप सब जानते हैं, जिस हिसाब से आतंकवादियों को समाप्त किया, और उसी का भुगतान इंदिरा को लेटर देना पड़ा कि पहली पूरे विश्व में ऐसी घटना थी कि अपने ही अंगरक्षक किसी व्यक्ति को गोली मारी। परंतु इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी इंदिरा गांधी 4 घंटे जिंदा रही। चार घंटे तक मौत को अपने आड़े नहीं आने दिया, और अपनी पूरी लाइफ में अपने फादर की डेथ, अपनी मदर की डेथ, अपने हस्बैंड की डेथ, अपने बेटे की डेथ। इट इज नॉट इजी टू कम आउट ऑफ इट एंड लीड द कंट्री, एंड इंदिरा डिड इट। थैंक यू वेरी मच।